इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है न्यायिक प्रक्रिया, जिसका पहला प्रश्न है, आपके अनुसार पुलिस के क्या क्या काम होते हैं, लिख कर या चित्र बनाकर बताइए। तो इसका उत्तर होगा, पुलिस का काम FIR दर्ज करना, मामले की छानबीन करना, गिरफ्तारी करना और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, फिर अदालत में संबंधित मामलों के लिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाकर पेश करना होता है। 2 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा, ग्राम कचहरी ने अवधेश के जमीन के कागजात देखकर अवधेश की बात को सही माना, इसलिए ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में सुनाया। 3 नंबर प्रश्न है, क्या विनोद को अवधेश की पिटाई करनी चाहिए थी। तो इसका उत्तर होगा, नहीं, ऐसा कर विनोद ने अपराध किया और स्वयं को दंड का भागी बना लिया। 4 नंबर प्रश्न है, अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए था। तो इसका उत्तर होगा, तब विनोद को सत्र न्यायालय में अपना मामला लेकर जाना चाहिए था। 5 नंबर प्रश्न है, थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर होगा, बिना थाने में रिपोर्ट लिखवाए पुलिस किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकती। यह वैसा ही है जैसे ट्रेन में बैठने के लिए टिकट लेना होता है। 6 नंबर प्रश्न है, अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कैसे रिपोर्ट लिखवाएंगे, विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, अगर हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम थाने जाएंगे और थानेदार से FIR लिखने को कहेंगे। फिर हम FIR की नकल प्रति मांगेंगे। यदि थानेदार FIR दर्ज न करे तो डाक या इंटरनेट के माध्यम से बड़े पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज करवाएंगे। 7 नंबर प्रश्न है, FIR की कॉपी क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर होगा, अपने पास भी तो प्रमाण चाहिए कि हमने FIR दर्ज करवाई है। क्या भरोसा कॉपी नकल न लेने पर पुलिस FIR को फाड़ दे या किसी के दबाव में उसमें फेरबदल कर दे, इसलिए हमारे पास FIR का कॉपी नकल होना जरूरी है। 8 नंबर प्रश्न है, अगर कोई थानेदार आपकी FIR दर्ज न करे तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अगर कोई थानेदार हमारी FIR दर्ज न करे तो हम डाक या इंटरनेट के माध्यम से पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज करा सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, FIR की शिकायत के मामले में पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करती है। तो इसका उत्तर होगा, पुलिस यह पता लगाती है कि FIR में लिखाई गई बात सत्य है या नहीं, यानी जिस व्यक्ति को दोषी बताया गया है वह वाकई में दोषी है भी या नहीं, कहीं FIR में झूठी बात तो नहीं लिखाई गई। पुलिस यही सब छानबीन करती है। 10 नंबर प्रश्न है, मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मारपीट का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, ऐसा करना कानून के खिलाफ होता है, इसलिए मामलों की छानबीन पुलिस को सभी तरीके से करना चाहिए, न कि मारपीट करके। 11 नंबर प्रश्न है, किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर ही सजा क्यों नहीं सुनाई जा सकती। तो इसका उत्तर होगा, मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल करने पर ही व्यक्ति को यानी दोषी को सजा हो सकती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के यहाँ मारपीट नहीं होती और वह प्रथम न्यायाधीश होता है, जबकि पुलिस तो मारपीट कर जबरदस्ती भी किसी व्यक्ति से अपना जुर्म कबूल करवा सकती है। इसलिए थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर भी किसी भी अपराधी को वही सजा नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि सजा सुनाने का काम अदालत का है। 12 नंबर प्रश्न है, क्या छानबीन की प्रक्रिया को कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है, कैसे, आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पैसे के बल या उस राजनीतिक पहुंच के बल पर कोई समर्थ व्यक्ति पुलिस या छानबीन की प्रक्रिया को आसानी से प्रभावित कर सकता है, पर यदि पुलिस अधिकारी ईमानदार हो तो उसे प्रभावित करना इतना आसान नहीं होता। 13 नंबर प्रश्न है, जमानत का प्रावधान क्यों रखा गया है। तो इसका उत्तर होगा, व्यक्ति अपने मामले का मुकदमा अदालत में खुद लड़ सके, इसके लिए जमानत का प्रावधान रखा गया है।
14 नंबर प्रश्न है, इस कहानी में विनोद का जुर्म जमानती है या गैर जमानती? तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी में विनोद का जुर्म जो जमानती है, क्योंकि उसका मुकदमा फौजदारी मुकदमा था जो भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत आता है। यह मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर है कि वह जमानत मंजूर करे या इनकार कर दे। 15 नंबर प्रश्न है, चोरी, डकैती, कत्ल जैसे जुर्मों को गैर जमानती क्यों माना गया है? तो इसका उत्तर होगा, ऐसे जुर्मों से समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है, इसलिए ऐसे जुर्मों को गैर जमानती माना गया है। 16 नंबर प्रश्न है, आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर होगा, आरोपी के पास भी इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि उसके खिलाफ पुलिस ने क्या अभियोग या इल्जाम लगाया है, साथ ही यह कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठी की गई है, जिससे कि वह अदालत में अपने पक्ष में बचाव कर सके। आरोपी को भी न्यायालय में अपना बचाव करने का कानूनी अधिकार है। 17 नंबर प्रश्न है, किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा, ताकि दोनों पक्षों के दलील न्यायाधीश के सामने पेश हो पाए और उन्हें सुनकर न्यायाधीश को पूरा मामले की जानकारी हो पाए। 18 नंबर प्रश्न है, किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर होगा, मामले को पूरी तरह से अदालत में सच सच सामने लाने के लिए किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना जरूरी है। 19 नंबर प्रश्न है, पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, पुलिस का काम मामलों की छानबीन करना और गिरफ्तारी करना है, जबकि मजिस्ट्रेट का काम फैसला सुनाना है। 20 नंबर प्रश्न है, अपील के प्रावधान का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर होगा, यदि किसी आरोपी को निचली अदालत के फैसले से असंतोष हो तो वह उच्च न्यायालय में फैसले के पुनरीक्षण के लिए जा सके, यही अपील के प्रावधान का उद्देश्य है। 21 नंबर प्रश्न है, ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिए गए फैसले नीचे की अदालत को क्यों मानने पड़ते हैं? तो इसका उत्तर होगा, यह संविधान का नियम है कि ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिए गए फैसले नीचे की अदालत को मानने पड़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा, अदालतों में न्यायाधीश की कमी का होना और वकीलों द्वारा अपनी कमाई बढ़ाने के उद्देश्य से जानबूझकर कागजी प्रक्रिया को लंबित किए रहना कुछ कारण है जिससे कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायाधीश प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ तो उन बिंदुओं को सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलती है। तो इसका उत्तर होगा, हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। पाठ में विनोद और अवधेश के बीच विवाद का ब्यौरा दिया गया है। अवधेश ने जमीन के मामले में विनोद की पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया। पुलिस से कार्रवाई के बाद अवधेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में उसकी पेशी हुई। फिर कई पेशियों के बाद मजिस्ट्रेट ने अवधेश को विनोद की गंभीर पिटाई का दोषी मानकर उसे 4 साल की कैद की सजा सुनाई। विनोद ने अपने वकील से सलाह पर मजिस्ट्रेट के ऊपर के सत्र न्यायालय में अपील की, जहां उसकी सजा 4 साल से 3 साल कर दी गई। फिर इस फैसले से भी असंतुष्ट होकर विनोद ने उच्च न्यायालय में अपील की, जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सत्र न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा। इस पूरे प्रकरण से न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलता है। 2 नंबर प्रश्न है, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, हाँ, कई मामले में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि किसी केंद्रीय मंत्री का भाई किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार होकर अदालत के सामने लाया जाता है। मंत्री मामले से संबंधित न्यायाधीश को तरक्की का प्रलोभन देकर न्यायाधीश की निष्पक्षता को प्रभावित कर अपने भाई को बेगुनाह साबित करवा लेता है। यह उदाहरण न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने का है। 5 नंबर प्रश्न है, मान लें कि आप उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो इसका उत्तर होगा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी बेगुनाह के सजा न मिले और कोई दोषी कानून की नज़र से बचकर न निकल सके।
6 नंबर प्रश्न है, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में कई कमियां हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा, अदालतों का जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से बेहद कम होना। दूसरा, अदालत में न्यायाधीशों की कमी होना। तीसरा, कागजी प्रक्रिया बेहद जटिल होना। चौथा, कानूनी प्रक्रिया बहुत खर्चीली होना। पांचवा, किसी मामले की सुनवाई होने और फैसला लेने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगना। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।